नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगा रहे हैं जो यूरोप से शुरू हुई और उसने रूस में एक पूरा तूफान खड़ा कर दिया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो यूरोप में सोशलिज्म के राइज मतलब उसके उभार और फिर रशियन रेवोल्यूशन यानी रूसी क्रांति पर फोकस्ड है। हम देखेंगे कि कैसे 19th सेंचुरी में ये जो सोशलिस्ट सोच थी ये यूरोप में फैली और फिर कैसे रूस जो पहले एक ऑटोक्रेसी था, मतलब एक तानाशाह का राज, तानाशाही, वो कैसे दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट बना। बिल्कुल। हमारा मकसद सीधा है, इन सोर्सेज से सबसे जरूरी बातें निकालना, कैसे सोशल चेंज यानी समाज में बदलाव, पॉलिटिकल रिफॉर्म राजनीति में सुधार और वर्कर्स राइट्स मजदूरों के हक, ये सब आइडियाज कैसे इन आइडियाज ने पहले यूरोप को बदला और फिर रूस में इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक को जन्म दिया। कोशिश रहेगी कि सब कुछ आसान इंग्लिश में समझें। ओके, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इसकी जड़ें जैसे आपने कहा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन तक जाती हैं, जहां से वो आज़ादी बराबरी के ख्याल पूरे यूरोप में फैले। हाँ, और इनसे नए पॉलिटिकल मूवमेंट्स बने, मतलब नए राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए। हमारे सोर्सेज यही बताते हैं कि 19th सेंचुरी आते आते अलग अलग ग्रुप्स समाज में सुधार और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यानी लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे। तो उस टाइम यूरोप में मोटे तौर पर 3 बड़े पॉलिटिकल ग्रुप दिखते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब लिबरल्स क्या चाहते थे? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। वो चाहते थे रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब सब धर्मों का सम्मान हो, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, ऐसी सरकार जिसमें चुने हुए नुमाइंदे हों, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी एक आजाद न्यायपालिका। लेकिन एक पेंच था, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि सभी बालिग लोगों को वोट का हक मिले। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। उनका मानना था कि भाई वोट का हक सिर्फ प्रॉपर्टी वाले मर्दों को होना चाहिए। हाँ, और यहीं पर रेडिकल्स एकदम अलग सोचते थे। वो चाहते थे ऐसी सरकार जो मेजॉरिटी रूल पर आधारित हो, मतलब बहुमत जिसे चाहें। अच्छा। वो महिलाओं के वोटिंग राइट्स यानी मताधिकार की भी सपोर्ट में थे, और जो बड़े जमींदार थे या अमीर फैक्ट्री मालिक, उनके जो प्रिविलेजेस थे, जो खास अधिकार मिले हुए थे, हाँ, उसके वो सख्त खिलाफ थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के पास जमा हो। और फिर थे कंजर्वेटिव्स, ये तीसरे। शुरू में तो ये किसी भी बदलाव के खिलाफ थे, सोचते थे जैसा चल रहा है चलने दो। हाँ, ट्रेडिशनल सोच। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इन्हें भी हिला दिया, तो धीरे धीरे मानने लगे कि हाँ, कुछ बदलाव तो जरूरी है, पर ये बदलाव बहुत ग्रेजुअल हो, मतलब धीरे धीरे, और पुरानी ट्रेडिशंस का, परंपराओं का सम्मान करते हुए हो। तो अब देखिए, इन तीनों ग्रुप्स में सरकार कैसी हो, समाज कैसा हो, धर्म का क्या रोल हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां कैसी हों, और इनके सपोर्टर्स कौन हो, सब में बड़ा फर्क था। और मजे की बात यह है कि ये सब अलग अलग विचार एक ही टाइम पर यूरोप में पनप रहे थे। बिल्कुल। और इसी माहौल में 19वीं सदी के मध्य तक सोशलिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी, एक विचारधारा बनकर उभरा, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति के एकदम खिलाफ था। हाँ, ये इनका सेंट्रल पॉइंट था। सोशलिस्ट मानते थे कि ये जो निजी संपत्ति है यही समाज की सारी बुराइयों की जड़ है। बिल्कुल। उन्होंने बात की कलेक्टिव सोशल कंट्रोल की, मतलब प्रॉपर्टी और प्रोडक्शन के साधन जैसे फैक्ट्री, जमीन, मशीनें, इन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का कंट्रोल होना चाहिए। ये तो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही रेडिकल, एकदम क्रांतिकारी विचार था। नए तरह के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इसमें कुछ बड़े विचारक भी थे, जैसे रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटीज का आइडिया दिया, ऐसी जगह जहां मजदूर मिलकर बिजनेस चलाएं और फायदा बांटें। लुई ब्ला ने कहा कि सरकारों को ऐसे कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना चाहिए। और फिर आए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, जिनके विचार सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए। हाँ, मार्क्स और एंगल्स। उन्होंने कहा कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये कैपिटलिस्ट है, यानी पूंजीवादी, जिसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है, और इसे बदलने के लिए मजदूरों को क्रांति करनी होगी, इसे उखाड़ फेंकना होगा और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी होगी जहां सारी प्रॉपर्टी पर समाज का कंट्रोल हो। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। और हुआ भी यही। देखिए, 1870 तक आते आते ये सोशलिस्ट आइडियाज पूरे यूरोप में तेजी से फैल गए। अच्छा। मजदूरों ने अपने एसोसिएशंस, अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, ये सब बड़ी और ताकतवर पार्टियां बन गईं।
तो मतलब वर्किंग क्लास की पॉलिटिकल पावर बढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल, ये साफ दिखा रहा था कि वर्किंग क्लास जो मेहनतकश तबका है वो अब एक राजनीतिक शक्ति बन रहा था और अपने लिए इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय और बेहतर जीवन की मांग कर रहा था। तो ये तो ही यूरोप की कहानी। अब जरा रूस की तरफ चलते हैं। 1914 में रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस II का। हाँ, जार। और वहां थी ऑटोक्रेसी, मतलब जार की मर्जी ही कानून। उन पर कोई पार्लियामेंट्री रोक टोक यानी संसद का कोई नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल। और मजे की बात, 1914 से पहले वहां सारी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल गैर कानूनी थे। सोचिए कैसा माहौल होगा। हाँ, और रूस का समाज भी बाकी यूरोप से बहुत अलग था। आप देखिए, करीब 85% लोग एग्रीकल्चर से यानी खेतीबाड़ी से जुड़े थे। ये यूरोप के लिहाज से बहुत ज्यादा था। अच्छा, 85%। हाँ, और जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे उनकी हालत बहुत खराब थी। दिन में 15-15 घंटे काम। बाप रे। ज्यादातर जमीन किसके पास थी? नोबिलिटी यानी बड़े कुलीन वर्ग के पास, क्राउन यानी शाही परिवार के पास और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास। इसलिए वहां के किसान लगातार जमीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग कर रहे थे कि जमीन उनसे लेकर आम किसानों में बांटी जाए। इंडस्ट्री भी बहुत कम थी, सिर्फ कुछ शहरों में, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। तो ऐसे माहौल में रूस में भी सोशलिस्ट आइडियाज पहुंचे। 1898 में बनी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो मार्क्स के विचारों को मानती थी। लेकिन जल्दी इसमें फूट पड़ गई। ये दो हिस्सों में बट गई, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। इनके बीच पार्टी कैसे चले, क्रांति का रास्ता क्या हो, इस पर बड़े मतभेद थे। बिल्कुल, बोल्शेविक्स की लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। वो चाहते थे एक छोटी, हाईली डिसिप्लिन्ड यानी बेहद अनुशासित और सेंट्रलाइज्ड पार्टी जिसे केंद्र से कंट्रोल किया जाए, और इसे चलाएं प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज, पेशेवर क्रांतिकारी। अच्छा, मतलब डेडिकेटेड लोग। हाँ, जबकि मेंशेविक्स का नजरिया ज्यादा डेमोक्रेटिक था। वो चाहते थे कि पार्टी सभी समर्थकों के लिए खुली हो और मास पार्टिसिपेशन यानी आम लोगों की भागीदारी पर उनका जोर था। इनके अलावा एक और पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900, जिसका खास फोकस किसानों के मुद्दों पर था। वो मानते थे क्रांति किसान लाएंगे। तो रूस में हालात तो पहले से ही खराब थे। इकोनॉमी डावाडोल, मजदूरों में गुस्सा। इसका नतीजा निकला 1905 की क्रांति में। हाँ, 1905। और इसका सबसे भयानक मोड़ था ब्लडी संडे। सेंट पीटर्सबर्ग में विंटर पैलेस के सामने शांति से प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वाह, ये एक घटना, ये इंसिडेंट, इसने तो जैसे पूरे देश में आग ही लगा दी। हर तरफ हड़तालें, प्रदर्शन होने लगे, लोग सड़कों पर आ गए। और जार पर दबाव पड़ा। जबरदस्त दबाव। इसके चलते जार को मजबूर होकर कुछ कंसेशंस देने पड़े, कुछ रियायतें देनी पड़ी। उन्हीं रियायतों में से एक था ड्यूमा का गठन, एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, मतलब एक चुनी हुई सलाहकार संसद। लगा कि शायद कुछ सुधार हो रहा है। हाँ, लगा तो था। लेकिन असल में ये बहुत लिमिटेड था, बहुत सीमित था। असली पावर तो अब भी जार के ही हाथ में थी। जैसे ही पहली 2 ड्यूमा ने थोड़ी आजादी दिखाने की कोशिश की, उन्हें डिसमिस कर दिया। हाँ, जार ने उन्हें डिसमिस कर दिया, भंग कर दिया। इससे साफ हो गया कि जार सत्ता बांटने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर आई की। शुरू में तो रूस में इसको लेकर बड़ा जोश था, देशभक्ति की लहर थी। हाँ, अक्सर होता है युद्ध के शुरू में। 1917 आते आते कहते हैं 7 मिलियन यानी 70 लाख लोग या तो मारे गए या घायल हुए। बाप रे, 70 लाख। हाँ, ऊपर से जार युद्ध के मामलों में ड्यूमा से कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे थे। देश में इंडस्ट्रियल कोलैप्स होने लगा, फैक्ट्रियां बंद होने लगी, लेबर शॉर्टेज हो गई, मजदूरों की कमी, और शहरों में सिवियर फूड स्कैरसिटी, खाने की जबरदस्त किल्लत हो गई। अगर इसको बड़े पिक्चर में देखें तो इस युद्ध ने जार के शासन की सारी कमजोरियों को एकदम उजागर कर दिया। और फिर आया फरवरी 1917। पेट्रोग्राड शहर में, जो पहले सेंट पीटर्सबर्ग था, खाने की कमी इतनी बढ़ गई कि 23 फरवरी को बड़े पैमाने पर हड़तालें शुरू हो गईं। हाँ, खाने की किल्लत। और कमाल की बात यह है कि इन हड़तालों को लीड कर रही थी विमेन वर्कर्स, महिला मजदूर। वो रोटी और बेहतर हालात की मांग कर रही थीं। देखते ही देखते ये आंदोलन फैल गया, और सबसे बड़ी बात तब हुई जब आर्मी ने भी म्यूटनी कर दी, बगावत कर दी, और वो मजदूरों के साथ मिल गए। मजदूरों ने खुद को संगठित करने के लिए एक काउंसिल बनाई, पेट्रोग्राड सोवियत।
इस पूरे हंगामे का नतीजा ये हुआ कि 2 मार्च 1917 को जार निकोलस सेकंड को एब्डिकेट करना पड़ा, मतलब गद्दी छोड़नी पड़ी। तो राजशाही खत्म। हाँ, रूस में सदियों से चली आ रही मोनार्की खत्म हो गई, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, एक अंतरिम सरकार। लेकिन इसके सामने शुरू से ही बहुत चैलेंजेस थे, बहुत चुनौतियां थीं। अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स इस पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। माहौल बड़ा अनिश्चित था। और इसी उथल-पुथल के बीच बोल्शेविक्स ने अपना मौका देखा। लेनिन के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, उन्होंने 24 अक्टूबर को प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्लान्ड अपराइजिंग, एक सोची समझी बगावत शुरू कर दी। हाँ, अक्टूबर रेवोल्यूशन। उनकी जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, उसने सिस्टमैटिकली, मतलब एकदम योजनाबद्ध तरीके से सरकारी दफ्तरों पर कब्जा किया, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। और जब ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की मीटिंग हुई तो उन्होंने बोल्शेविक्स के इस एक्शन को अप्रूव कर दिया, मंजूरी दे दी। सत्ता अब ऑफिशियली सोवियट्स को ट्रांसफर हो गई। ये थी रूस में कम्युनिस्ट क्रांति की जीत। क्रांति के फौरन बाद बड़े बदलाव हुए। सारी इंडस्ट्रीज और बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मतलब उन्हें सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। हाँ, सब सरकारी। जमीन को सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, मतलब अब वो समाज की संपत्ति थी। इससे किसानों को एक तरह से इजाजत मिल गई कि वो बड़े जमींदारों से जमीन छीन ले। और रूस अब एक वन पार्टी स्टेट बन गया, जिसका नाम रखा गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया मार्च 1918 में। बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोस्की ट्रीटी, एक संधि साइन की। अच्छा, जर्मनी के साथ? हाँ, इससे रूस वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो गया। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, क्योंकि इस संधि में रूस को अपना बहुत बड़ा इलाका जर्मनी को देना पड़ा। लेकिन इससे बोल्शेविक्स को फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि अब वो देश के अंदर अपनी पावर कंसोलिडेट करने पर, यानी मजबूत करने पर ध्यान दे सकते थे, क्योंकि बाहर की युद्ध से ज्यादा बड़ा खतरा अब अंदर से ही आ रहा था। मतलब सिविल वॉर, गृह युद्ध। ओहो। हाँ, बोल्शेविक्स, जिन्हें रेड्स कहा जाता था, के खिलाफ खड़े हो गए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ग्रीन्स, और जार के समर्थक व्हाइट्स। अच्छा, ये 3 ग्रुप्स लड़ रहे थे। हाँ, और व्हाइट्स और ग्रीन्स को फॉरेन पावर्स का भी सपोर्ट था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान, ये देश नहीं चाहते थे कि रूस में कम्युनिस्ट सरकार बने। तो ये तो बहुत मुश्किल लड़ाई रही होगी बोल्शेविक्स के लिए। बहुत ही भयानक और खूनी दौर था रूस के लिए। लेकिन जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स इस सिविल वॉर में जीत गए। कैसे? इसके पीछे कई कारण थे। उनकी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, और कुछ खास इलाकों में उन्हें जो पॉपुलर सपोर्ट मिला, उसका भी हाथ था। इस जीत से रूस में कम्युनिस्ट कंट्रोल एकदम पक्का हो गया। और फिर 1922 में इन्होंने बनाया सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश जिसने अगले 70 साल तक दुनिया की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। लेनिन की मौत के बाद पार्टी में पावर के लिए खींचतान शुरू हुई और आखिरकार जोसेफ स्टालिन ने सारी ताकत अपने हाथ में कर ली। हाँ, स्टालिन का दौर। स्टालिन ने बहुत ही रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब बड़ी क्रांतिकारी आर्थिक नीतियां लागू की, खास तौर पर उनके 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। हाँ, 5 ईयर प्लान्स। इनको मकसद था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी केंद्र से योजना बनाकर देश का तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण करना। और इसमें कोई शक नहीं कि सोवियत यूनियन एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बना भी। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन प्लान्स के चक्कर में वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब हो गई, मजदूरों पर जबरदस्त दबाव था, और समाज में बहुत सोशल डिसरप्शन हुई, मतलब भारी उथल-पुथल मची। और फिर वो कलेक्टिवाइजेशन, वो तो और भी भयानक था। 1929 से स्टालिन ने एक बहुत ही ब्रूटल, यानी क्रूर प्रोग्राम शुरू किया, कलेक्टिवाइजेशन। किसानों को जबरदस्ती उनकी जमीन छोड़कर कलेक्टिव फार्म्स, यानी सामूहिक खेतों, जिन्हें कोलखोज कहते थे, में काम करने पर मजबूर किया गया। मकसद क्या था इसका? सरकार का कहना था कि मकसद है खेती को मॉडर्नाइज करना और फूड प्रोडक्शन पर पूरा सरकारी कंट्रोल करना। लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया होगा ना? जबरदस्त विरोध किया। अपनी जमीन कौन छोड़ना चाहता है? और इसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। 1930 से 1933 के बीच एक भयंकर फैमीन पड़ा, यानी अकाल। अनुमान है कि 4 मिलियन, 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, खासकर यूक्रेन जैसे खेती वाले इलाकों में। 40 लाख लोग अकाल से? हाँ, सरकार जबरदस्ती किसानों से अनाज छीन लेती थी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जिससे किसान भूखे मर गए।
इसे हॉलोडोमोर भी कहते हैं, खासकर यूक्रेन के संदर्भ में। ये तो बहुत ही दुखद है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, स्टालिन ने अपने राज को बनाए रखने के लिए हर तरह के पॉलिटिकल ऑपोजिशन यानी राजनीतिक विरोध को कुचल दिया। उन्होंने पर्जेस किए, मतलब पार्टी में, सेना में, बुद्धिजीवियों में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाए। हजारों लाखों लोगों को या तो मरवा दिया गया या जेलों में डाल दिया गया। ये पर्जेस मतलब जिन पर भी शक होता था कि वो स्टालिन के खिलाफ हैं या हो सकते हैं, उन्हें हटा दिया जाता था। शोर ट्रायल्स हुए, दिखावे के मुकदमे चलाए गए जिनमें लोगों से जबरदस्ती झूठे जुर्म कबूल करवाए जाते थे। मैस अरेस्ट हुए, लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। स्टालिन की पैरानॉइड लीडरशिप, उनका जो शक करने का मिजाज था, उसने पूरे समाज में डर का माहौल बना दिया था। कितना डर का माहौल रहा होगा। हाँ, 1939 तक कहते हैं कि 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा लोग या तो जेलों में थे या लेबर कैंप्स में। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्रांति के नाम पर इतना रिप्रेशन, इतना दमन, क्या ये जायज था? और ये जो लेबर कैंप्स थे, इनका पूरा एक सिस्टम था जिसे गुलाग कहा जाता था। हाँ, गुलाग। ये कैंप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जहां पॉलिटिकल कैदी, राजनीतिक बंदी, कलेक्टिवाइजेशन का विरोध करने वाले किसान और जिन्हें भी राज्य का दुश्मन समझा जाता था, उन्हें भेजा जाता था। वहां उनसे बहुत सख्त मेहनत करवाई जाती थी और हालात बहुत ही खराब होते थे। लाखों लोग इन गुलागों में मारे गए। लेकिन इन सब भयानक बातों के बावजूद रशियन रेवोल्यूशन का असर दुनिया भर में बहुत गहरा हुआ। इसने दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों के बनने को इंस्पायर किया, उन्हें प्रेरणा दी, और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी, ये विचारधारा पूरी दुनिया में फैली। हाँ, कई देशों में क्रांतियां हुई। बिल्कुल। चीन, क्यूबा, वियतनाम जैसे देशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उन्होंने सोवियत मॉडल से काफी प्रेरणा ली। इस क्रांति ने ये दिखाया कि एक छोटी अनुशासित पार्टी भी एक स्थापित सरकार को गिरा सकती है और पूरे समाज को सोशलिस्ट सिद्धांतों पर रीशेप कर सकती है, मतलब उसका पूरा ढांचा बदल सकती है। और देखते ही देखते यूएसएसआर एक मेजर ग्लोबल पावर, एक बड़ी विश्व शक्ति बनकर उभरा। हाँ, अमेरिका के सामने एक दूसरी सुपर पावर। उसने वेस्टर्न कैपिटलिज्म यानी पश्चिमी पूंजीवाद और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को चैलेंज किया। उसने दुनिया के सामने एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल पेश किया, एक ऐसा मॉडल जो स्टेट प्लानिंग यानी सरकारी योजनाबद्ध विकास और कलेक्टिव ओनरशिप, सामूहिक मालिकाना हक पर आधारित था। लेकिन 1950 का दशक आते आते स्टालिन की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थीं, उनकी दमनकारी नीतियां और सोवियत यूनियन में बेसिक फ्रीडम्स यानी बुनियादी आज़ादियों की जो कमी थी, ये बातें दुनिया भर में एक्नॉलेज की जाने लगी, लोग इन्हें मानने लगे। मतलब सच बाहर आने लगा। हाँ, यहाँ तक कि जो लोग कम्युनिस्ट विचारों से हमदर्दी रखते थे, वो भी अब इस सच्चाई को देख पा रहे थे। सोशलिस्ट आइडियल्स यानी समाजवादी आदर्श और सोवियत रियलिटी, सोवियत हकीकत के बीच का जो फासला था, वो बिल्कुल साफ दिखने लगा था। इससे सोवियत मॉडल की काफी क्रिटिसिज्म यानी आलोचना हुई और लोग ऐसे ऑल्टरनेटिव सोशलिज्म यानी वैकल्पिक समाजवाद की तलाश करने लगे जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का भी सम्मान करे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? What does this all mean? साफ है कि रशियन रेवोल्यूशन ने सिर्फ रूस को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को फंडामेंटली यानी बिल्कुल बुनियादी तौर पर बदल दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसने कम्युनिज्म को एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स, एक बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया, जिसने 20वीं सदी के इतिहास को शेप किया। बिल्कुल। और इसने दो चीजें एक साथ दिखाई। एक तरफ तो रेडिकल सोशल चेंज यानी समाज में बड़े क्रांतिकारी बदलाव की पोटेंशियल, उसकी संभावना को दिखाया। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इसने रेवोल्यूशन के नाम पर ऑथोरिटेरियन रूल यानी तानाशाही शासन के खतरों को भी उजागर किया। इसकी जो कॉम्प्लेक्स लेगेसी है, जो जटिल विरासत है, वो आज भी दुनिया भर के पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इकोनॉमिक थियोरीज और सोशल जस्टिस, समानता और सरकार के रोल पर होने वाली बहसों को प्रभावित करती है। तो इसके सबक आज भी रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। जब भी हम बड़े बदलावों की संभावनाओं और उनके साथ आने वाले खतरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो रशियन रेवोल्यूशन के सबक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये था यूरोप में सोशलिज्म के उदय और रशियन रेवोल्यूशन का हमारा एक गहरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे विचार, लोग और घटनाएं मिलकर इतिहास का रुख मोड़ सकती हैं। हाँ, और एक सवाल जो शायद सोचने के लिए रह जाता है, वो जो टेंशन है, वो जो तनाव है क्रांतिकारी आइडियल्स, क्रांतिकारी आदर्शों और ऑथोरिटेरियन रियलिटी, सत्तावादी हकीकत के बीच, वो आज भी दुनिया में हमें अलग अलग रूपों में कैसे दिखाई देता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। उम्मीद है
इस चर्चा से इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दौर को समझने में श्रोताओं को कुछ मदद मिली होगी।